नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो दिन भर कल से यह चर्चा है कि चुनाव आयोग में अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अफसर थे और यह वही अरुण गोयल है जिनके वीआरएस लेने के उसी दिन चुनाव आयोग में नियुक्ति हो जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। चर्चा आज इस बात पर करूंगा कि क्या वो टिप्पणी न्याय संगत था या वैसे ही बोल देने की आजादी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने बोल दिया और देश में बवाल मच गया। जैसे एक बीजेपी प्रवक्ता के बोलने पर अदालत ने अनऑफिशियली बोला और उसको ऑफिशियली बवाल में तब्दील कर दिया गया। चर्चा ये भी होगी कि क्या बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। तो बोलने की समीक्षा की जाए या क्या, कब, कहां और कितना बोला जाए, इस पर चर्चा की जाए। हालांकि मैं लोकतंत्र का मानने वाला आदमी हूं और मेरा मानना है कि इस देश में बोलने की आजादी जिस दिन खत्म हो जाएगी वह देश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन द सेम टाइम मैं यह भी मानता हूं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं और आपके बोलने पर लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई मौलाना कहता है कि आप मुसलमानों को नपुंसक ना समझिए, हमने चूड़िया नहीं पहन रखा है, और पता चलता है कि 4-5 थानों में कर्फ्यू लग गई। कोई आदमी बोल देता है कि हम भी तीर तलवार रखे हैं और पता चला कई जगह अगजनी मच गई। एक आदमी बोला और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जान माल का हानि हुआ, सरकारी से लेकर के निजी संपत्तियों का नुकसान, सत्यानाश हुआ। तो ऐसे में क्या उनका बोलना उचित है या उनके बोलने पर सिर्फ एक एफआईआर करके उनको 2005-20 की सजा देकर के नेता बना देने की प्रवृत्ति चलाई जाए। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग, एक आदमी, मैं तो उसको सिर्फ कहूंगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाया और एक देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तक बना। अब एक देश के सबसे बड़े पुरानी पार्टी में शामिल है और चुनाव लड़ गया। हालांकि जनता ने उसको ढकिया दिया, लेकिन वो तो संसद में जाने की बात सोच ही लिया था। उससे भी बड़ी बात है कि जो हम लोग बढ़िया बात बोलते हैं तो हमारा व्यूअर्स घटा दिया जाता है और उन लोगों को चैनल में बुलावा भेजा जाता है कि आइए रेड कारपेट पर आपका स्वागत करेंगे। इन सब की बात करेंगे एक एक करके। जैसे बात करते हैं आज गोयल साहब के इस्तीफे की। गोयल साहब का इस्तीफा उनका निजी कारण था, सरकारी कारण था, यह जनता को पता होना चाहिए। वर्तमान सरकार जो श्री अंबेडकर साहब को दुनिया की सबसे महानतम लिस्ट में डालती है, मैं भी डालता हूं। उनके विद्वता का, उनके महानता का मैं कहीं कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं कर रहा। लेकिन यह सरकार अंबेडकर साहब के कामों को नहीं मानती, उनको इसलिए मानती है कि उनके नाम से वोट बैंक है। गोयल साहब जो अंबेडकर साहब के ड्राफ्ट किए संविधान के तहत चुनाव आयुक्त बने थे, उसी के संविधान के तहत आईएएस अधिकारी बने थे, पंजाब में सचिव और केंद्र में सचिव बने थे। उन्होंने अंबेडकर साहब को पढ़ा ही नहीं, उनको अपने आचरण में उतारा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि लोगों को बता दूं, जो अंबेडकर साहब के नाम का इस्तेमाल वोट के लिए करते हैं लेकिन उनके काम का इस्तेमाल अपने काम में बिल्कुल नहीं करते। अंबेडकर साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाद हुआ, दुनिया जानती है। हमेशा से कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट में आने से रोका है, वो अलग विधा है। तो अंबेडकर साहब सदन में कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिए। 9-10 पन्ने का अपना इस्तीफा का सिलसिलेवार लाइन बाई लाइन कारणों का व्याख्या क्या खुद पढ़े सदन के पटल पर। वो संसद की संपत्ति है, कोई भी आदमी गूगल पे जाकर के देख सकता है। पार्लियामेंट में 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर भेज करके मंगवा सकता है, सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता है। ये हमें को सिर्फ मुझे मालूम नहीं, सबको मालूम है। तो जो अंबेडकर साहब दिए, उन्होंने सबसे पहला जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया वो यही कि कोई भी जनसेवक, जनता का नुमाइंदा, लोक सेवक जो इस देश के करदाताओं के पैसे पर पल रहा है, वेतन पा रहा है, भत्ता पा रहा है,
उसे इस लोक के, इस देश के जनता को बताने का जिम्मेवारी है कि वो त्याग पत्र क्यों दे रहा है, क्या कारण है। निजी कारण तो हो ही नहीं सकता। निजी कारण क्या, आपके बीवी को कैंसर हो गया, आपको लकवा मर गया है, कि आपके माँ बाप मर गए हैं, आप घर में खेती करेंगे, यह निजी कारण हो सकती है। और कौन सा निजी कारण है, यह भी बताना पड़ेगा कि देखिए जी मेरे को लकवा मार गया, मैं से चला नहीं जा रहा है, मेरे पिताजी मर गए, अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, अब मैं नौकरी करते हुए नहीं कर सकता। लिखिए, बताइए, यहाँ आपका नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि आप हमारे पैसे पर पलते हैं। लेकिन यहाँ तो अम्बेडकर साहब का इस्तेमाल होता है, उनके बात को मानी नहीं जाती। किसी को मेरी बात बुरा लगती है तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो बुरा लगने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब तक आपका जमीर को झकझोरा नहीं जाएगा आप समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारी चमड़ी बड़ी मोटी है, हमने आज़ादी के पहले से और आज तक देखा है। अब आते हैं विद्वान न्यायाधीशों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं, मैं कानून का एक बहुत छोटा सा जानकार हूं, आप जैसे लोगों के बोलते हुए सुन लेके कह रहा हूं। आप जो बोलो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं, मेरी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान पर आप लोगों को संदेह हो जाएगा। एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त पहले रह चुके हैं। आज वो एक टीवी पर आकर के बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला इसी गोयल साहब के इस्तीफे के टाइम में, बीआरएस के टाइम में, कि ये बड़ी जल्दी हो गई। कह रहा मैं अगर जज होता तो उसमें, या मैं उस वक्त चुनाव आयुक्त होगा तो मैं इस्तीफा देने की जहमत ही नहीं उठाता, बीआरएस की जरूरत नहीं है। जैसे आपने चुनाव आयुक्त की जिम्मेवारी स्वीकार की, स्वतः पुरानी वाली नौकरी से इस्तीफा हो गया, नो नीड टू रिजाइन अर्लियर बिफोर द ज्वाइनिंग द इलेक्शन कमीशन पोस्ट। तो जब इस तरह का बात एसवाई कुरैशी कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को इस बात की जानकारी नहीं थी, और उन्होंने सार्वजनिक चैनल पर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कानून का ही ज्ञान नहीं है। और कानून का ज्ञान नहीं है, कुछ कुछ संदेह तो हमें भी होने लगा है। मैं एक बार फिर से क्षमा मांगते हुए कहूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक फैसला आया कि जो जनसेवक लोग हैं, जन नुमाइंदे लोग हैं, एमपी एमएलए, उनका सदन और विधानसभा में किया हुआ कृत्य घूस वाला अपराध की श्रेणी में आएगा। जबकि इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड के समय में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा था कि नहीं, ये घूस के कांड में नहीं आता, क्योंकि सदन के अंदर किया हुआ कृत्य पार्लियामेंट के अपने प्रेरोगेटिव में आता है और उसका संरक्षण प्राप्त है। मतलब एक ही न्यायाधीश, एक ही न्यायालय, एक ही तरह के कानून पर दो तरह के फैसले तो चिंता का विषय है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसका निर्णय सुप्रीम है, या वो अभी संदेह किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ही गलत साबित कर दी तो हम जैसा साधारण आदमी क्या कहेगा। तो इस पर विचार होना चाहिए कि जब राजीव गोयल इस्तीफा दिए थे और यह कानून में है कि अगर वो चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते हैं तो फिर उनको जरूरत ही नहीं है इस्तीफा देने की, वीआरएस की, तो फिर आप इस बात पर क्यों कहे। इससे पूरे देश में वर्तमान सरकार की छवि खराब हुई और लोगों को, जी अरे बड़े भाई नमस्कार, लोगों को यह कहने का मौका मिला कि वर्तमान सरकार सार्वजनिक पर सरेआम मिसयूज कर रही है लोगों को और सार्वजनिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इससे लोग परेशान हुए और लोगों की बदनामी हुई। इन सब बातों पर विचार होना ही चाहिए और करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, वर्तमान सरकार की तारीफ होनी चाहिए। 1990 तक एक ही चुनाव आयोग था, उसके बाद 3 सदस्य हुआ, और मैं बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूं कि टीएन सेशन के पहले कोई चुनाव आयुक्त था यह तो किसी को पता ही नहीं था कि कोई चुनाव आयुक्त होता है, कोई चुनाव होता है, ये हम जानते थे। हम तो बड़ा सामाजिक आदमी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ये है कि हमको तो मुगली घुट्टी की तरह से चुनावी घुट्टी मिली है। परिवार में कई लोग हैं चुनाव लड़ाने का काम करने वाले। मेरे जन्म के पहले से भी कई लोग सदन विधानसभा में आए गए हैं, मित्र से लेकर के रिश्तेदार तक। तो हमको तो इसका ज्ञान है, होना ही चाहिए। मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे को है। मेरे को ककहरा बाद में पता चला, चुनाव पहले पता चला। चुनाव सामग्री घर में पड़ा रहता था, सिलेट पेंसिल बाद में देखते थे, चुनावी सामग्री घर में देखे, ये मुझे बड़ा होश है। तो चुनाव आयुक्त था ये हमको नहीं मालूम था। हाँ, चुनाव होता था, जानकारी थी। एक और चीज आपको बता दो, शुक्र मनाइए, आप एहसान मानिए वर्तमान सरकार का। पहले का सरकार था कि मान लीजिए कि पहले के प्रधानमंत्री को उनके चाय पिलाने वाले या खेत में लान में माली पसंद आ गया उसका काम और कहेगा साहब हमारे लिए कुछ करिए ना, बस करिए, चलो तुमको चुनाव आयुक्त बना देते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा बात इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कानून में चुनाव आयुक्त की कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई हैसियत का व्याख्या नहीं था। सरकार जिसको चाहती चुनाव आयुक्त बना देती।
वो तो भला हो इस सरकार का जिसने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्त का पद कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के नीचे का होना ही नहीं चाहिए। तब जाकर के जो सीनियर मोस्ट IAS अफसर हैं वो आते हैं। और 100-200 IAS एक बार में अपियर होते हैं और 4-5 लोग ही कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। मतलब वो क्रीम ही पहुंचा है, बाकी सारी बिलोनी नीचे रह गई है, मट्ठा सारा नीचे रह गया, क्रीम पहुंचा है 5 आदमी में। अब आज देखिए ना, कैबिनेट सेक्रेटरी 2 ही है ना गवा साहब, आज तो 1 ही 2 लोग है ना कैबिनेट में, तो उसी रैंक आदमी बनेगा। मतलब जो पहुंचा है वो टॉप ही पहुंचा है, यह एहसान मानना चाहिए सरकार का। और इसमें क्या मतलब? दूसरा, एक आपने अजब तरह का कानून पास कर दिया कि चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। वही चीफ जस्टिस जो कभी कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मामलों में घूस लेना का अपराध नहीं है, और वही चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं ये अपराध है, फिर उसका निर्णय को हम कैसे मान लें? मैं विनम्रता से वापस कोर्ट से क्षमा मांगते पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि वो वाले मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी चीफ जस्टिस, सॉरी हिंदी में चीफ जस्टिस साहब होते, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड में बरी कर दिया था नेताओं को, कहा था कि भाई संसद में घूस लिया कांड अपराध में नहीं आता, तो उनका वो निर्णय चुनाव आयोग पर कोई असर डालता तो होता। और बाद वाले चुनाव, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्होंने कहा कि नहीं वो वाले न्यायाधीश ने गलत निर्णय दिया। तो फिर हम ऐसे जज को क्यों उस कमेटी में लें जो देश का चुनाव कराने से महत्वपूर्ण काम करता है, जिसका खुद का जज अपने ही जज पर लाछा लगा रहा है, कह रहा है कि वो निर्णय गलत था, उन्होंने व्याख्या गलत की थी। मतलब दूध की धुले आप भी नहीं, तो अगर आप भी नहीं तो हर जगह टांग डालने की क्या जरूरत है? वाई यू आर लेजर नहीं, यह बात आपको सोचना चाहिए। हर जगह आप अपना टांग डालेंगे और देश में सरकार की बदनामी कराएंगे, इस पर विचार नहीं हुआ। कभी आकर आप पत्रकार वार्ता कर देंगे। जब 84 में कत्लेआम बचा था तो आप पत्रकार वार्ता नहीं किए थे। जब 89 में कश्मीरी पंडितों को इस देश में सब कुछ रहते हुए भगा दिया गया था, खुलेआम लड़कियों से बलात्कार हुआ, महिलाओं का अस्तर लूटा गया, धन संपत्ति लूटी गई, उनको मजबूर किया गया, उस वक्त आपने कभी पत्रकार वार्ता नहीं किया। विनम्रता से सॉरी, लेकिन यह इस देश में हुआ है और पत्रकार वार्ता का चर्चा तो हमने नहीं सुना। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि इज्जत बड़ा मुश्किल से पचेला, पचावे के चाहिए। मतलब प्रतिष्ठा बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसे हजम ना हो तो हजम करने का प्रयास करना चाहिए। देश के लोगों को प्रतिष्ठा पर प्रश्न ना उठे, इस बात का प्रयास करना चाहिए। राजीव गोयल इस्तीफा दिए, मैं पहले कह रहा हूं कि उनको बताना चाहिए कि क्यों दिए। ये उनकी ड्यूटी है, उनको बताना ही चाहिए और बताना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सरकार को दोषी देना और किस लिए क्या कारण किया, यह उचित नहीं है। यही राजीव गोयल की नियुक्ति पर आप प्रश्न उठा रहे थे और वो बेचारा छोड़ करके जा रहा है तो आप प्रश्न मार रहे हैं। इन सब विषयों पर विचार जरूर हो, एक चर्चा और फालतू बोलने पर। आज से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हो गया। पास तो पहले से हो गया था, आज अधिसूचना जारी हो गया, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। मतलब अब से भारत में आज से जो लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप पर प्रताड़ित लोग हैं, उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यह नागरिकता देने का कानून है। पूरे ड्राफ्ट में 48 पेज का ड्राफ्ट रिलीज किया गया है आज, उसमें कहीं भी नागरिकता लेने की बात नहीं कही गई है। और देश का राजनीतिक दल के लोग नागरिकता लेने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस तैनात है। मैं आज शाम को जब अपने घर आ रहा था तो अचानक फोर्स की बड़ी भीड़ बढ़ी थी। तो हमने बोला क्या हो गया? किसानों ने फिर कह दिया, कहा नहीं यार, कहा टीवी में से बोल के आया, सुने नहीं? मैं बोला मैं तो चुनाव, मैं चैनल पर बोलने गया था चुनाव आयुक्त वाले मामले पे, और तो हमारा वो जो आ जाता था पुलिस वाला पहचानता है। मैं बोला काहे बेटे, किसानों ने आके कहा यार, टीवी में से बोल के तभी पूछ रहे हो? मैं बोला नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो वो CA का नोटिफिकेशन जारी हो गया। मुस्लिम बोले हमारे बगल में ओखला पड़ता है, जहाँ वो शाहीन बाग महीनों दिन तक बंद किया गया, मेरे घर से बगल में ही, वहाँ आज फोर्स की तैनाती की गई। मेरे को समझ में नहीं आता है कि देश की मीडिया और देश के राजनीतिक दल मुसलमान को यह समझाने का प्रयास क्यों नहीं करते कि नागरिकता देने का नहीं, लेने का नहीं, नागरिकता देने का अधिकार है। लेकिन बकवास का छूट है। महीनों तक देश के सशस्त्र नेतागण भाषण देते रहे, पत्रकार भाषण देते रहे कि इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज भी दिन भर समाचार पाया कि अल्पसंख्यकों को डराने का प्रयास। अरे अल्पसंख्यक क्यों डरेगा जो उसका नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है? यह बकवासबाजी, मतलब ये बोलने की आजादी पर विचार हो
क्या उनके स्थान विशेष का रंग परिवर्तन ना किया जाए सार्वजनिक रूप में? जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान को डराया जा रहा है, उनसे पूछा जाए पकड़ करके बढ़िया से इज्जत करते हुए, मोबाइल पर वीडियो बनता रहे और इज्जत होता रहे, पूछा जाए ये बताओ कि कहाँ से नागरिकता जा रही है? ये तो पाकिस्तान से जो हिंदू प्रताड़ित होकर के आ रहे हैं उनका नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं। इन सब विषयों पर विचार जरूर हो। राजनीतिक लोगों का प्रश्न का मैं बहुत आलोचना नहीं करता। जैसे किसी ने कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए सीए लगाया गया है। अगर पहले दिन सीए लगा देता तो कहते सबसे पहले सरकार सीए लगा रही है, बाकी काम नहीं कर रही है। तो भाई 5 साल की सरकार है, अभी 16 मई तक का इसका कार्यकाल है। 26 मई तक, 16 मई को नोटिफिकेशन शपथ लिए थे, 26 मई 2024 तक सरकार है और 26 मई 2024 तक ये सरकार निर्णय ले सकती है। तो अभी 26 मई में टाइम है और कई निर्णय इंतजार कीजिए, आने वाला है। मित्रों, 2 बातें कह के बंद करूंगा कि हमारे देश में बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अलग तरह का देश है। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें एक बाप के 4 बेटा है। बड़ा बेटा मुर्गा खाता है, छोटा बेटा लहसुन भी नहीं खाता, उससे छोटा बेटा कभी खाता है कभी नहीं खाता, और तीसरा बेटा तो फलाहार में रहता है, और चौथा बेटा कहता है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला है। और बाप को कोई ऐतराज नहीं, उसी घर में बराबर हिस्सेदार में है और एक ही बिछौने पर सो रहे हैं। जब तक छोटे हैं और बड़े होंगे तो अपने अपने बिछौने पर सोएंगे। हमारा यह देश है, पूरा देश ही यही है। हमको मुर्गा खाने वाला भी प्रिय है, हमको मुर्गा ना खाने वाला भी प्रिय है, हमको टीका लगाने वाला भी प्रिय है और हमको टीका ना लगाना प्रिय है। ये मैं सर उस तरह कराया हूँ। मेरे यहाँ एक बड़े भाई थे हमारे, उनका ध्यान हो गया। हमारे 2 भाइयों ने उस तरह नहीं करवाया है और कोई किसी ने उसको नहीं कहा भाई तुमको समाज में नहीं बैठने, तुमने नहीं करवाया। भाई मैं इस बात को मानता हूँ, बलिया में ध्यान हुआ है, मैंने दिल्ली में उस तरह करवाया है और जो बलिया में वो नहीं करवाया। तो यह चीज मानने का, और किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई परिवार आदमी उसको बाहर नहीं करेगा, नहीं मुझे बाहर करेगा। तो इस देश में हर आदमी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, इसलिए बोलने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि क्या बोलें, कितना बोलें, और आपके बोलने से अगर माहौल प्रभावित होता है तो उसमें विचार तो जरूर हो। आपको लग रहा होगा कि मैं संविधान विरोधी बात कर रहा हूँ, मेरा बात हिटलर शाही की तरफ जा रहा है, तो कई बार हिटलर शाही जरूर है, क्योंकि इतना ना ज्यादा बोल दें कि बोलने से लोग बर्बाद हो जाए। विचार जरूर करिएगा, और उन लोगों के बोलने पर तो विचार जरूर करिएगा जिनके बोलने से समाज में उग्रता बढ़ती है या लोगों को बहस करने का मौका मिलता है। जैसे हमारे संवैधानिक सीट पर बैठे हुए संवैधानिक प्रमुखों को चर्चा जरूर इस पर हो। आज का यही निवेदन है, लोकतंत्र मजबूत रहे और देश सशक्त रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश तोमर को सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।